बीजेपी की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि मोदी अगर आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की वजह से है। मोदी सरकार हो या बीजेपी की कोई और सरकारें हो, राज्यों की सरकारें हो, जिस किसी को भी नेता मंत्री कुछ भी बनना होता है उसको नागपुर में जाकर के मत्था टेकना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है और नागपुर की हरी झंडी के बगैर कहीं पर कोई पत्ता नहीं हिलता है। यह कहा जाता है कि सरकार भले ही दिल्ली में चल रही हो लेकिन रिमोट कंट्रोल वो नागपुर में रखा हुआ है। ये सारी बातें बीजेपी की राजनीति को लेकर के कही जाती हैं। लेकिन अब सवाल दूसरा उठ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर के असंतोष बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के नेताओं की जो बगावतें बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी के नेताओं में अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के जो एक कश्मकश दिखाई देती है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो, कि कैसे उनको उन्हीं के चुनावों के अंदर हाशिए पर डाल करके रखा हुआ है और कैसे उनके पर कतरने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में अब सवाल आरएसएस को लेकर के खड़ा हो रहा है। ऐसे में सवाल आरएसएस को लेकर के यह खड़ा हो रहा है कि क्या आरएसएस के अंदर भी मोदी को लेकर के अब भारी गुस्सा है या बगावत जो है वो मोदी और आरएसएस के बीच में कहीं ना कहीं पनप रही है और किसी वक्त में भी यह बगावत का जो गुब्बारा है ये फूट सकता है। सवाल ये है। और ये सवाल क्यों खड़ा होता है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि बीच बीच में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के जो बयान आते हैं वो एक दूसरे को पूरक करते हुए नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर पलटवार करते हुए आते हैं। अब आज के ये दो अखबार देखिए, आज के दो अखबार देखिए और इन दोनों अखबारों के अंदर जो दो बड़ी खबरें, आज की जो हेडलाइन है, इनको अगर आप देखेंगे तो फिर पता चलता है कि ये दोनों अखबारों के जो बड़ी खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि मोहन भागवत और मोदी को लेकर के सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए कि इस तरफ जो है दैनिक जागरण अखबार है और दैनिक जागरण अखबार के अंदर जो है सुर्खी है, हम श्री राम की मर्यादा सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं, मोदी इस बात को कह रहे हैं। हम श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। हम श्री राम की तरह से अपनी सीमाओं को, अपनी जो बॉर्डर है हमारी, उनकी रक्षा करना जानते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। ये मोदी का जो बयान है, जो जागरण अखबार का पहला बयान बना है या पहली खबर बना, पहली सुर्खी बना है, वो है यहां पर। और दूसरी तरफ यहां पर जो है वो मोहन भागवत का बयान है, जो जनसत्ता का और तमाम अलग अलग अखबारों का जो पहली सुर्खी बना है। मणिपुर में हिंसा सुनियोजित है, बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं। अब बताइए, बाहरी ताकतें अगर जिम्मेदार हैं तो ये फेलियर किसका है? ये तो सीधे सीधे नकारापन, निकम्मापन, या ये कहें कि सरकार का जो है वो ढीलापन, वो नरेंद्र मोदी सरकार का हुआ। क्योंकि अगर देश के अंदर कोई बाहरी ताकतें आकर के अगर एक प्रदेश को आग में झुलसा दे रही हैं, एक प्रदेश में दंगा भड़का रही हैं, और बाहरी ताकतें आकर के लगभग 150 दिन हो चुके हैं, 150 भी नहीं बल्कि 175 दिन हो चुके हैं, 175 दिन हो चुके हैं, और बाहरी ताकतें आकर के एक प्रदेश को पूरा पटरी से उतार करके रखी हुई है, तो मोदी जी ये कहां पर श्री राम वाली जो है वो मर्यादा लेकर के घूम रहे हैं? मोदी जी फिर क्या कर रहे हैं? झुंझुना कहां बज रहा है यहां पर? सवाल ये है। अगर मोहन भागवत इस बात को कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं, तो बाहरी ताकतों को रोकने का काम क्या अरविंद केजरीवाल का है? क्या जो है राहुल गांधी का बाहरी ताकतों को रोकने का काम है? क्या सोनिया गांधी का काम है? क्या ममता बनर्जी का काम है? क्या अखिलेश यादव का काम है? क्या मायावती जी का काम है? किसका काम है ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। और जब बाहरी ताकतों की बात आप कह रहे हैं तो आप अपनी जो प्रदेश की सरकार है उसको भी नकार रहे हैं और जो आपकी केंद्र की सरकार है उसको भी नकार रहे हैं। अब सवाल यह है कि मोहन भागवत क्या वाकई नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या जो है वो नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने आप को महिमा मंडन खुद से करना चाह रहे हैं और अपनी जो छवि चमकाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर पलीता अगर कोई फेर रहा है या पलीता लगाने का काम कर रहा है, उस पर पानी फेरने का काम कर रहा है, मिट्टी डालने का काम अगर कोई कर रहा है, तो क्या वो मोहन भागवत ही है? और अगर इस तरह की बगावत अगर बीजेपी के अंदर हो रही है, मोदी अगर कुछ करते हैं तो मोहन भागवत अगर उसके ऊपर इस तरह से पानी फेरने का काम कर रहे हैं, तो सरकार कैसे बनेगी? अगर बीजेपी और आरएसएस के अंदर इस तरह से सिर फुटौल है,
और बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व अगर उसके अंदर इस तरह से समन्वय नहीं है, आपस में तालमेल गड़बड़ा चुका है, तो फिर सरकार कैसे चलेगी और सरकार आगे कैसे बनेगी? सवाल यह है, क्या मोहन भागवत भी अब मोदी को गद्दी से उतारना चाह रहे हैं? सवाल यह है। और मोहन भागवत आरएसएस का कैडर, क्या वो भी मोदी से नाराज है? सवाल यह है। और क्या जो जिस तरह से पूछा जाता है लगातार, जिस तरह से बातें कही जाती है लगातार कि अब नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हो गए हैं, इतने अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगे हैं कि वो आरएसएस को भी नहीं मानते हैं, क्या ये वाकई सच है? और इसीलिए जो है वो मोहन भागवत की यहां पर खीज निकल रही है, मोहन भागवत का जो गुस्सा है वो निकल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों को अगर आप धीरे धीरे टटोलने का काम करेंगे तो आपको इनका उत्तर देखने को मिलेगा। मोहन भागवत कल जो है वो नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में जब उन्होंने रावण का पुतला जलाया, रावण का पुतले का दहन किया, तो उन्होंने कहा कि धैर्य, विजय और यश का संदेश जो है दे रहे थे और कहा कि जातिवाद और क्षेत्रवाद उसको तोड़ने का काम करेंगे, भाईचारा बिगाड़ने वाली शक्तियों का भी दहन किया जाए। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण भारतीयों के धैर्य की मिली सफलता का प्रतीक है। तो मतलब मोदी जो है वो अपने आप को एक बड़े ब्रांड की तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो साहब, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। और मोदी जो है वो अपने आप को एक तरह से, जो श्री राम का जो कद है, श्री राम को जिस तरह से देश के लोग देखते हैं, उस तरह से वो चाहते हैं कि लोग अब उनको भी उसी तरह से देखें। कुछ कुछ जो है वो अपनी आप की जो तुलना है वो श्री राम की तरह यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो श्री राम की तरीके से बता रहे हैं कि देखिए श्री राम जी ने जो है जो किया था, श्री राम जी ने जिस तरह से अपनी सीमाओं की रक्षा की थी, श्री राम जी की जो मर्यादा थी, उस तरह से हमें काम करना है। मतलब कि उस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर कोई और ये बात कह देता तो फिर सोचिए क्या हल्ला मचता। खैर, अच्छी बात है अगर कोई श्री राम भगवान का जो है वो अनुसरण करता है, या जिस तरह से उनकी शिक्षाएं रहीं, या जिस तरह की बातें रामचंद्र जी को लेकर के कही जाती हैं, अगर कोई उनका अनुसरण करता है तो अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये केवल बातों बातों में है या कहीं पर जमीनी स्तर पर वो चीजें दिखाई भी देती हैं। केवल जो है बातों बातों में जो है ये फुलझड़ियां लड़ाई जा रही, उछाली जा रही हैं, या जमीनी हकीकत जो है इसकी कहीं पर उसमें सच्चाई दिखती है कि हाँ वाकई जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो काम कर रही है। श्री रामचंद्र जी ने जो है वो किसी एक व्यक्ति ने कह दिया था सीता जी को लेकर के, और उसके बाद में कितना बड़ा कदम उठाया, जबकि पूरा मणिपुर जो है वो कह रहा था, और पूरे मणिपुर के अंदर किस तरह से महिलाओं की नग्न करके जो है वो परेड कराई गई। मोदी जी बोल पाए क्या उसको लेकर के? कितने दिनों के बाद में उनके जुबान से जो है वो मणिपुर शब्द निकला, और फिर बस तब निकला और खत्म भी हो गया। वही अभी तक का मणिपुर को लेकर के पहली और आखिरी बार था जब नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला, वरना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मणिपुर को लेकर के हमने अभी तक सुर्खियां देखी नहीं है। और क्या मोहन भागवत को भी यह बात लगती है कि अब नरेंद्र मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी वो मणिपुर के मुद्दे को लेकर के घिर गए हैं, और ऐसे में मणिपुर के मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी को और कमजोर किया जा सकता है, और फिर लोगों के बीच में जो है अगर नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाते हैं तो फिर किसी और को जो है प्रोजेक्ट कर दिया जाए, गडकरी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि गडकरी आरएसएस के प्रोडक्ट माने जाते हैं। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि गडकरी जो है वो पहली पसंद रहे, लेकिन मोदी का जो उभार हुआ, उस उभार में जो है वो आरएसएस ने भी अपने आप को जो है कहीं पर कोने के अंदर जो है वो जगह दे दी, और गडकरी को भी जो है वो जगह दे दी, और मोदी का रास्ता जो है खाली छोड़ दिया। लेकिन क्या अब 10 साल बाद में आरएसएस इस मुद्दे पर भी काम कर रहा है? क्योंकि ये पहला और आखिरी बयान नहीं है। आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से जो अभी लगातार मुसलमानों को लेकर के जो बयान आता है उसको आप देखिए। आरक्षण को लेकर के जो बयान आया मोहन भागवत की तरफ से, वो भी मोदी सरकार को फंसाने वाला रहा, और वो भी मोदी के जो कट्टर भक्त अंधभक्त हैं उनको जो है वो नीचा दिखाने वाला रहा। जो आरक्षण को लेकर के मोहन भागवत ने कहा कि हजारों वर्षों से इस तरह से समाज का एक तबका जो है वो पिसता रहा, उसको निशाना बनाया जाता रहा, उसको दबाया गया, और आरक्षण की व्यवस्था से जो है धीरे धीरे उसको उभारा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मोदी का जो
एक कट्टर भक्त अंधभक्त वाला जो श्रेणी के लोग हैं वो उस बयान को पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इन कड़ी कड़ी को मिलाकर के आप देखेंगे तो कौन सी जंजीर बन रही है, और वो जंजीर किसके जो है वो पैरों को बांध रही है, वो जंजीर किसको रोकने का काम कर रही है, इस बात को जरा समझिए। और इस बात को जरा अगर आप समझ गए तो फिर आपको समझ में आएगा कि अंदरूनी राजनीति क्या है और अंदरूनी तौर पर जो है मोदी और भागवत में क्या चल रहा है। एक तरफ मोहन भागवत के जो बयान आते हैं मोदी के उस हिस्से में जाकर के चोट पहुंचाते हैं जिस हिस्से में मोदी कमजोर हैं। अब बताइए, इतना बड़ा मौका था, G20 को लेकर के जो है कोई खबर बन सकती थी, उसको लेकर के बात हो सकती थी, हालांकि उसको लेकर के बात कही गई है, लेकिन जाहिर सी बात है सुर्खियां वहीं बनेगी जहां पर जो है सुर्खियां मीडिया बनाना चाह रहा है, या सुर्खियां वहां पर बनेगी जहां पर जो है वो मेन बात जो है हिट की गई है। वरना अगर मणिपुर की इस चर्चा को जो है मोहन भागवत की तरफ से अगर नहीं उठाया जाता तो यहां पर ये खबर जो है वो इसकी हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन मोहन भागवत ने इस चीज को उठाया और ये चीज बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से जब पूरी तरह से इस चीज को लेकर के, मणिपुर को लेकर के, मणिपुर के मुद्दे को लेकर के एक चुप्पी साधी जा रही है। गृह मंत्री भी इसको लेकर के अब बात नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री भी अब इसको लेकर के बात नहीं करते हैं। और कल ही मैंने आपको खबर दिखाई, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ में मंच शेयर करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी के साथ में नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मिजोरम के अंदर ईसाई हैं और ईसाइयों के चर्च जला दिए गए मणिपुर के अंदर, और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई, और इसीलिए लोगों में मोदी सरकार को लेकर के गुस्सा है। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वहां से आवाजें आ रही हैं जहां से मोदी जी कभी सोच नहीं सकते थे कि वहां पर भी बगावत हो सकती है, और वहां से अब बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। यह राहुल गांधी की तरफ से नहीं कहा गया, यह किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा। यह बयान अगर किसी की तरफ से दिया गया है तो मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया गया है, और यह बयान सीधे तौर पर कि बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं, यह मोदी सरकार के नकारापन को, मोदी सरकार के निकम्मापन को दिखाएगी। क्योंकि देखिए मोदी जी के बयान आप देखिए उठा करके, आप कहेंगे कि नकारापन और निकम्मापन ये बहुत भारी वर्ड हैं, ऐसे वर्ड जो है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप 2014 के बयान उठा करके तो देखिए, हम लाल आंखें दिखाने की जो है वो बात करते थे, चीन को लाल आंख दिखाने की कि हम इतने करोड़ के लोग हैं, इतने करोड़ का जो है वो हमारा देश है और हम दुनिया को जो है अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, दुनिया हमें कंट्रोल में क्यों रखे। लेकिन आज एक प्रदेश जो है वो हमारे कंट्रोल से क्यों बाहर है, और अगर कंट्रोल में है तो वहां पर हिंसा क्यों हो रही है, और अगर कंट्रोल में है तो वहां पर लगातार कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है, और अगर कंट्रोल में है तो वहां पर लगातार इंटरनेट बंद क्यों है। इतने सारे सवाल हैं, अगर आप पूछने बैठेंगे, अगर आप कहने लगेंगे तो सुबह की शाम हो सकती है, और मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है इसीलिए चुप्पी है। लेकिन अब जो बोलने लगे हैं वो बोल मोदी जी के लिए बड़े जो है वो घातक हैं। सोचिए, एक तरफ जो है वो मोदी जी अपना राम को लेकर के यहां पर जो है वो इमेज को गढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी हवा कोई निकाल रहा है तो वो मोहन भागवत निकाल रहे हैं। दूसरी एक बात को आप और ध्यान करेंगे तो आपको और कुछ समझ में आएगा। मोदी जो है वो आजकल मीठी मीठी बातें करके आगे निकलना चाहते हैं। यहीं पर जो है इसी अखबार के अंदर, इसी अखबार में यहीं पर पहली खबर है 10 हरे पर 10 संकल्प। और ये 10 संकल्प क्या क्या हैं कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा पानी बचाएंगे। अब मोदी जी आजकल जो है, इसीलिए मैं कई बार अपनी खबरों में कहता हूं कि हमें अब 2 प्रधानमंत्री की जरूरत है, एक और नए प्रधानमंत्री की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री देश में अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको लेकर के कोई बयान दे, क्योंकि मोदी जी आजकल बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ऐसी जलेबी की तरह से बातें जो है बना करके, बिल्कुल रस में डूबी हुई रसमलाई की तरह से बात जो है वो कहते हैं कि बस लोग उसको खाएं, और जो वहां पर एक जो दूसरी चीज हो रही है, खराब हो रही है, उसकी तरफ ध्यान ना दें। यहां पर चकाचौंध किया हुआ आपको एक रसगुल्ले का डब्बा मिल रहा है, आप उसमें से रसगुल्ले उठाइए और खाइए, आराम से आनंद से रहिए। दूसरी तरफ वहां पर भुखमरी फैली हुई है, उसको लेकर के बयान नहीं है। ये देखिए, कहा कि पहला पॉइंट है
आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा पानी बचाएंगे। मतलब ये बात लोगों को वैसे ही अंडरस्टूड है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जो है इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन देश के सामने इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, जरूरी चीज है, लेकिन मोदी जी की लिस्ट में केवल यही समस्याएं क्यों हैं? कुछ और समस्या बात है। दूसरे नंबर पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के ऊपर प्रेरित करने का काम करेंगे। ये कोई नई बात नहीं हुई, यही वही पुरानी घिसी पिटी बात लग रही है। तीसरे नंबर पर हम अपने गांव और शहरों को स्वच्छता में आगे लेकर के जाएंगे। कोई नई बात नहीं है, वही घिसी पिटी पुरानी कैसेट है। चौथे नंबर पर हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ाएंगे और भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी कैसेट है। पांचवें नंबर पर हम गुणवत्ता से काम करेंगे और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बनाएंगे और खराब वस्तुओं की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तो मेक इन इंडिया वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है, इसको शब्दों को बदल करके लिखा जा रहा है। मेक इन इंडिया का भी तो कॉन्सेप्ट यही था ना, हालांकि उसकी बात अब होती कहां पर है मेक इन इंडिया की। अब तो इंडिया की बात नहीं करना चाहते हैं, भारत की बात करना चाहते हैं। भारत और इंडिया मानो अलग अलग हो गया है। छठे नंबर पर हम अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, भरण पोषण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद में समय मिले तो विदेश की यात्रा सोचेंगे। बहुत ही कमाल की बात है। यहां पर लोगों के लिए जो है वो अपने घर परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं बच पा रहा है। यहां पर भुखमरी के इंडेक्स में जो है वो हम लगातार फिसलते जा रहे हैं। 125 मुल्कों की लिस्ट में हम 111 नंबर पर आ गए हैं। लोगों को खाने का पैसा नहीं बचा है। मोदी जी कह रहे हैं हम सैर सपाटा करेंगे पूरे देश का, और पूरे देश का सैर सपाटा करने के बाद में पूरी दुनिया का सैर सपाटा करेंगे। भाई पैसे वालों के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन गरीब आदमी, गांव का आदमी, उससे जाकर के पूछो कि वो सैर सपाटा करने के लिए अपने जिले में नहीं जा पाएगा कि जिला तो जाकर के वो एक दिन देख ले। जिले में भी उसी दिन जाता है जिस दिन उसको कुछ काम होता है, वरना वो अपना डिस्ट्रिक्ट भी नहीं देख पाता है। सच्चाई है ये, लेकिन खैर मोदी जी हैं, मोदी जी कह देते हैं। सातवें नंबर पर हम प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों से ज्यादा जागरूक करेंगे। मतलब लोगों को, हम किसानों को कहेंगे कि भाई प्राकृतिक खेती करने का काम करो। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुरानी बातें हैं ये भी। आठवें नंबर पर हम मोटे अनाज को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों का और हमारी अपनी सेहत का बहुत फायदा होगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो है कि हम जो है वो मोटे अनाज की, मिलेट की बात करने लगे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं फिर कहूंगा वही बात को कि पानी है या मोटा अनाज है, ये लोगों की ज़रूरतें हैं, और लोग अपने, जब उनकी सही उनके पास में जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मैं पीना चाहता हूँ बिस्लरी का पानी, पीना चाहता हूँ किनले का पानी, पीना चाहता हूँ एक आरओ बढ़िया लगवा करके उसका पानी, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है साहब। तो मैं वो 40 रुपए की पानी की बोतल भी अगर मिल जाए 20 लीटर वाली, तो उससे काम चला लूँगा। उससे नहीं मिलेगी तो मैं सोचूंगा कि भाई नगर निगम का पानी है, उसको थोड़ा ठीक आ जाए वो पानी, तो उसी से पी लूंगा। कौन आदमी चाहता है कि वो बढ़िया बोतल का बढ़िया पानी नहीं पिए या बढ़िया आरओ का पानी नहीं पिए? पहनी नहीं है इसलिए तो नहीं। तो इसीलिए वही बातें हैं, ये कोई ऐसी नहीं बातें कि प्रधानमंत्री ने बात कही और उसका वजन है। 9वें नंबर पर कह रहे हैं कि हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग करेंगे, फिटनेस को जीवन में प्राथमिकता देंगे। अब मैं कहूंगा तो वो बार बार बोरियत लगेगी कि ये पुरानी के बात है। आप बताइए कोई नई बात कह रहे हैं ना मोदी जी? ये योग वगैरह को लेकर के तो चल ही रहा है पूरा। 10वें नंबर पर कहा है कि हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर के सदस्य को अपना बना करके, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बन करके उसका सामाजिक स्तर बढ़ाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो अपने आप को एक गरीब परिवार का सदस्य बनाएंगे और उसके परिवार को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर लोगों को अपने बच्चों का पढ़ाई का, लिखाई का, अपने घर का रंग रोगन का, मरम्मत का, अपने माँ बाप का खर्चा वो पूरा नहीं पड़ पा रहा है। कहाँ आप उम्मीद कर रहे हैं कि साहब मैं एक आदमी हूं और मैं, मतलब कि देश ही सब कुछ करेगा, लोग ही सब कुछ करेंगे, सरकार क्या करेगी? सरकार हरी झंडी दिखाने के लिए, मोदी जी फिर वाहवाही बटोरने के लिए। अब पूछ लीजिए इनसे, अब ये नई चीज लेकर के आई है कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई अपने आप को एक गरीब परिवार को जो है उभारने का काम करेंगे। अरे जो याद है आपको, एक मोदी जी स्कीम लेकर के आए थे, गोद लेना, गांवों को गोद लेना, सांसद गांवों को गोद लेंगे, जिसका नाम था आदर्श ग्राम योजना। वो गांव गोद लिए थे, जो प्रधानमंत्री ने भी गोद लिए थे वो गांव।
आप कह रहे हो कि अब गरीब आदमी को गोद जो है वो, एक आदमी जिसका ठीक ठाक से अगर घर चल रहा है तो वो आदमी गांव के अंदर अपना जो गरीब परिवार है उसको गोद ले ले, एक तरह से आप इस बात को कह रहे हैं। भाई आपने जो गांव गोद लिए थे पूरे के पूरे, उनका क्या हुआ? आदर्श ग्राम योजना का क्या हुआ? उतने अब कम से कम जो है 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी आपको, और 10 साल के अंदर 300 600 जो है वो आपके सांसद रहे, मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, वैसे 325 के आसपास हैं, तो 600 700 सांसद हुए ना 10 साल के अंदर आपके, दोनों टर्म को मिला करके। तो दोनों को मिलाकर के करीब करीब जो है देश के अंदर 1500 से 2000 गांव तो कम से कम ऐसे होने चाहिए थे ना जो बिल्कुल हाईटेक हो गए होंगे, बिल्कुल हाईटेक हो गए होंगे 1500 से 2000 गांव। क्या इस वीडियो को देखने वाले जो 1 लाख लोग देखेंगे इस वीडियो को, 2 लाख लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप कहीं पर अगर अपने आसपास में एक गांव का नाम लिख सकते हैं जो किसी सांसद ने गोद लिया था वो गांव, और वो गांव बहुत विकसित हो गया है? मैं आपको बताऊं हकीकत यह है कि वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक गांव को गोद लिया था। मैं वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, वो गांव का नाम मुझे अब सही से याद नहीं है। वाराणसी का एक गांव है, वाराणसी शहर से आप निकल करके जाएंगे तो छोटी सड़क है, वहां पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने गांव गोद लिया था। उस गांव के अंदर क्या है कि उस गांव में यह है कि उस वक्त में ये 2022 के शायद चुनाव की बात है, ये 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने कवरेज की थी। उस गांव में एक बैंक खुल गया है और उस गांव में जो है वो बस स्टैंड जो है वो बना दिया गया है थोड़ा ठीक से। इस तरह के जो है काम हुए उस गांव के अंदर, ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन उस गांव में आप जाएंगे लोगों के बीच में तो गांव के लोगों के घर वही झोपड़पट्टी के घर हैं, वही झोपड़पट्टी वाले घर हैं। जो घर के बाहर जो है एक शौचालय बनाने के लिए जो है एक वो दे दिया कि हाँ ठीक है अब शौचालय बना लीजिए। अब लोगों ने जो है उसमें, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा जब आप उसका फोटो खिंचवाओगे, तो वो ऐसे दीवार खड़ी करके, ऐसे खड़ी करके, दरवाजा लगा के, एक सीट लगा करके छोड़ दिया, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो गांव में अगर आप घुसेंगे तो गांव मोदी जी ने गोद लिया, इसलिए उसमें एक बैंक दिख जाएगा, और बैंक को खोलना कोई वो नहीं है। किसी भी बैंक को अगर आप बोलेंगे कि भाई वो मोदी जी का गांव है तो आपको गांव में जाकर एक ब्रांच खोलनी है, खोल दिवा दिया जाएगा ब्रांच को, और एक बस स्टैंड जो है चमका करके बना भी दिया जाएगा। लेकिन गांव के लोगों का जीवन स्तर क्या बढ़ा, उस चीज को आप देखेंगे तो नील बटे सन्नाटा दिखता है। पानी की किल्लत अभी भी उस गांव के अंदर है, पीने के पानी की किल्लत। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को अगर बारीकी से जाकर के देखेंगे तो फिर बहुत कुछ समझ में आएगा। और इतने सारे मुद्दों के ऊपर मोदी सरकार की कितनी सफलता है, कितनी विफलता है, वो आप सब लोग आंक सकते हैं, आप सब लोग जो है उस चीज को जांच सकते हैं। और उसके अलावा अगर एक चैप्टर और खुल गया है मोदी जी की इस राजनीति के अंदर, और वो चैप्टर अगर आरएसएस की तरफ से है, वो चैप्टर अगर मोहन भागवत की तरफ से है, तो फिर आप यकीनी तौर पर मान करके चलिए कि मोदी जी के अच्छे दिन अब आने वाले तो नहीं हैं। जो कुछ चल रहे थे वो भी जाने वाले हैं, ये तो फिर साफ तौर पर जो है वो समझ में आता है। बहरहाल आप इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।